हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और कुछ तकनीकी खामियां आ जाती हैं इस लॉकडाउन की समस्या में, और बीच में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी तो वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। हम इससे पहले वाले वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे वो इस बात को लेकर थी कि महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय क्या क्या परिस्थितियां रही और क्या क्या उनके कौन कौन से दरबारी थे और उनके दरबारियों में नवरत्न कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या किया था, उसके बारे में एक सरसरी नजर से हमने देखा था। साथ ही साथ इनकी मुद्राओं के बारे में भी चर्चा की थी कि इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की थी इनकी उपाधियों को लेकर। अभी हम चर्चा करते हैं महाराज विक्रमादित्य के द्वारा जो प्रमुख और भी ऐतिहासिक बातें हैं उनके बारे में। जैसा कि महाराज विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उन वैवाहिक संबंधों में सबसे पहला है, उन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का विवाह करवाया था वाकाटक, जो कि मध्य भारत में एक वाकाटक साम्राज्य था, वाकाटक शासक ग्रहवर्मन से, ग्रहवर्मन द्वितीय से करवाया था। एक ब्राह्मण साम्राज्य था मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक सम्राट ग्रहवर्मन से करवाया था। एक और वैवाहिक संबंध की चर्चा आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने कुबेर नागा, जो कि एक पद्मावती देश था मध्य भारत में, वहां की एक राजकुमारी थी, नाग राजकुमारी से इन्होंने स्वयं विवाह किया था। यानी अगर आपको महाराज विक्रमादित्य की पत्नी का नाम पूछे तो आप उत्तर देंगे कुबेर नागा। एक तीसरा वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया था कंबोज प्रदेश, यानी वर्तमान शायद कंबोडिया या फिर हो सकता है कि दक्षिणी भारत के अंदर कुछ इलाका है, वहां के एक शासक थे काकुस्थ वर्मन, काकुस्थ वर्मन जो कि कदंब वंशी शासक थे। उनकी पुत्री से भी इन्होंने विवाह किया था। तो ये कुछ वैवाहिक संबंध आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में देखिए मंदिरों के निर्माण का स्वर्ण युग कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य का समय। साथ ही साथ यहां पर एक और चर्चा मुझे करनी थी, और वो चर्चा थी कि महाराज विक्रमादित्य के समय एक चीनी बौद्ध यात्री आया था भारत यात्रा पर, जिसका नाम था फाहियान। नाम आपने काफी सुना होगा। फाहियान जिस समय हिंदुस्तान यात्रा पर आया था तो उस समय भारत के सम्राट थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान की कुछ पुस्तकें आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, जैसे कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबसे पहली वो है फोक्यू की, और दूसरी पुस्तक है इनकी वो है वू यांग। फाहियान एक चीनी यात्री था और यह अपने प्रदेश से जब आया था बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए, तो इसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा है। और यहां तक बताया है कि कालिदास भी इस बात की समर्थता दर्शाते हैं, वो भी इस बात से सहमत है कि भारत में उस समय लोग जो थे वो घरों को ताले तक नहीं लगाते थे। साम्राज्य में इतना शानदार साम्राज्य था महाराज विक्रमादित्य का कि चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब क्या होता है ये कुछ भी पता नहीं था। इवन इतना बता दूं मैं आपको कि फाहियान और कालिदास दोनों ने लिखा है कि एक तरह का राम राज्य था। देखिए कालिदास की एक पुस्तक भी मैंने आपको बताई थी, जो इससे पहले किसी तकनीकी खामी की वजह से वीडियो अधूरा रह गया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि कालिदास की एक पुस्तक थी रघुवंशम। हालांकि वो भगवान राम के लिए लिखी गई है, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं ये पुस्तक महाराज विक्रमादित्य को डेडिकेट है। रघु वो बताते हैं समुद्रगुप्त को, और रघु के वंशज भगवान श्री राम की तुलना कर रहे हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। एक तरह से राम राज्य ही था। कालिदास ने तो यहां तक लिखा है महाराज विक्रमादित्य के साम्राज्य के बारे में कि उपवनों में मद पीकर, यानी बगीचों में शराब पीकर सो रही सुंदरियों के
वस्त्र और आभूषणों को चुराने तो दूर की बात, हवा भी उनके वस्त्रों को स्पर्श नहीं करती थी, ऐसा साम्राज्य था। कहते हैं कि सिर पे सोने की गठरी लेकर एक महिला बुढ़िया मीलों पैदल चल लेती थी, उसकी गठरी की ओर कोई देखता तक नहीं था। इतना राम राज्य था। लोग घरों को ताले तक नहीं लगाते थे। सोने के सिक्के दीनार से व्यापार करते थे। दीनार नाम की मुद्रा का जिक्र किया है, जो स्वर्ण सिक्के बताए जाते हैं, और ये सिक्के गुप्त काल में चलते थे। फाइयान ने लिखा है कि महाराज विक्रमादित्य के समय चलते थे। यहां तक लिखा है फाइयान ने कि इतना अच्छा साम्राज्य था कि लोग प्याज और लहसुन तक नहीं खाते थे, शराब और मांस मदिरा तो दूर की बात। यानी एक तरह से पूरा वैष्णव ब्राह्मण समाज था। लोगों के चेहरों पर स्माइल ही स्माइल थी। लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं थे, अपराध होते तक नहीं थे। फाइयान ने यहां तक लिखा है कि एकमात्र अपराध यहां सुनने में आया था कि राजद्रोह का माना जाता है, लेकिन राजद्रोह जो करता था उसके बदले में उसका एक सिर्फ दाहिना हाथ काट लिया जाता था, जो अपराध कभी हुआ नहीं था। साम्राज्य में कभी कोई थाना नहीं था। साम्राज्य में कहते हैं कि कोई न्यायालय नहीं था, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि साम्राज्य अस्त व्यस्त था, क्योंकि अपराध होते ही नहीं थे तो पुलिस थाना न्यायालय की आवश्यकता कहां। इतने लोग खुश मिजाज थे। यानी कुल मिला के ये सारी चीजें सुनने के बाद में ये लगता है कि वास्तव में ये एक तरह का राम राज्य था। अरे भैया, फाइयान को क्या लेना देना कि वो भारत की इतनी प्रशंसा कर रहा है। उसको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं हुई। फाइयान ने तो यहां तक लिखा है कि जब वो हिंदुस्तान आया तो वो दूसरी सरजमी पर आया था, किसी विदेशी जमीन पर आया था, तो उसे एक डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन यहां पहुंचने के बाद में वो खुद लिखता है कि काश मैं इस देश में पैदा हुआ होता। लेकिन आज का हिंदुस्तान क्या कहता है? काश मैं इस देश में पैदा नहीं हुआ होता। इससे बढ़िया राम राज्य क्या हो सकता है। तो ये थी कुछ बातें महाराज विक्रमादित्य के बारे में। अब बात करते हैं विक्रमादित्य के बाद वाले गुप्त सम्राटों के बारे में। लगे हाथ तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। महाराज विक्रमादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य में नेक्स्ट जो शासक बने थे, अगर क्रमानुसार देखा जाए तो महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद नेक्स्ट गुप्त सम्राट जो बने थे वह उनके छोटे पुत्र गोविंद गुप्त बने थे। कुछ समय तक उनका रोल बताया जाता है, लेकिन उनका इतिहास में इतना कोई बड़ा जिक्र नहीं है। लेकिन उनके बड़े पुत्र थे कुमार गुप्त, जिन्हें कुमार गुप्त प्रथम कहा जाता है। देखिए, कुमार गुप्त के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। पहली बात, देखिए, अब तक जितने भी गुप्तकालीन शासक हैं उनके सिक्कों के पीछे पद्मासना लक्ष्मी है। पद्मासना लक्ष्मी मैया की तस्वीर उकेरी गई है। पद्मासना मतलब पालथी मार के बैठी हुई लक्ष्मी मैया। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर लगभग अब तक हमने जो गुप्त शासक पढ़े हैं, जिसमें स्पेशली समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों की उपाधियां थी परम भागवत और पद्मासना लक्ष्मी। इससे यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म का बोलबाला था। तो गुप्त साम्राज्य किस धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, लेकिन कुमार गुप्त के टॉपिक में ऐसा नहीं है। कुमार गुप्त के सिक्कों के पीछे पद्मासना लक्ष्मी नहीं है। इनके सिक्कों के पीछे मयूर है, मोर है, जिसे मुरुगन भी कह सकते हैं। मुरुगन यानी कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय। देखिए, भगवान कार्तिकेय की जो परंपरा दक्षिण भारत में चलती है, मुरुगन परंपरा, उसको प्रारंभ करने वाले पहले शासक कुमार गुप्त माने जाते हैं। ठीक है, कुमार गुप्त के सिक्कों के पीछे मुरुगन अर्थात कार्तिकेय की तस्वीर है। और कार्तिकेय भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र हैं, गणेश के बड़े भाई, भगवान गणेश के बड़े भाई। तो कार्तिकेय की तस्वीर है। यानी इससे यह पता चलता है कि सारे गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन कुमार गुप्त शैव धर्म को मानते थे। मुद्दा निकल के सामने आया।
शैव धर्म को मानते थे। दूसरी बात, इनकी एक उपाधि भी है जो आपसे पूछी जा सकती है, और इनकी वो उपाधि है महेंद्रादित्य। एक और बात जो आपके काम आ सकती है, एक तो इनकी उपाधि, दूसरे इनके सिक्कों के पीछे वाले भाग पर मुरुगन या मयूर की तस्वीर है, ये शैव धर्म को मानते थे। और तीसरी बात इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, का निर्माण करवाया था, ऐसा पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय तो लगभग 507 ईसा पूर्व के आसपास बन चुका था। 500 सेठों ने धन देकर उसका निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो आपका उत्तर होगा कुमार गुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो गुप्त काल के ये शासक हैं जो बड़े शांति प्रिय थे। इनके सिक्कों के पीछे वाले भाग पर मुरुगन है, दूसरे शासकों की तरह पद्मासना लक्ष्मी नहीं है। इससे पता चलता है कि ये शैव धर्म को मानते थे। इनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं कुमार गुप्त के बाद में नेक्स्ट शासक जो बने वो है, देखिए कुमार गुप्त के बड़े भाई का नाम था बड़े बेटे का नाम था पुरुगुप्त और छोटे बेटे का नाम था स्कंदगुप्त। कहते हैं कि जब कुमार गुप्त शासन कर रहे थे, कुमार गुप्त जब सम्राट थे, इनका समय वैसे आपसे पूछा तो नहीं जाएगा इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के आसपास है। कहते हैं कि कुमार गुप्त जब सम्राट थे, अपने अंतिम समय में थे, काफी बूढ़े भी हो चुके थे, तब भारत पर एक हूण आक्रमण हुआ था। हूण एक बहुत ही भयंकर जाति। कहते हैं कि हूण एकमात्र ऐसी जाति है जो पूरे विश्व में किसी से नहीं हारी, अजय जाति है। हूण मंगोलिया क्षेत्र से आते थे और इन्हीं हूणों की रक्षा के लिए चीनी सम्राटों ने, स्पेशली हानशू वंश के सम्राटों ने, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, चीन की महान दीवार बनाई थी। ये हूण आक्रमणकारी इतने बर्बर होते थे, इतने खतरनाक होते थे, जिसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको अगर मैं सीधे शब्दों में समझाना चाहूं तो आप लगभग सब लोगों ने बाहुबली देखी होगी, उसमें जो कालकेय हैं वैसे ही कुछ दिखते थे हूण। जब भी जहां आक्रमण करते थे वहां पूरा साफ कर देते थे, खून से नहला देते थे, और स्पेशली सबसे पहले टारगेट करते थे नवजात बच्चों को, ताकि उनकी वंश वेले ही खत्म हो जाए। लूटपाट नहीं, हत्या, और हत्या के बाद इंसानी गोश्त तक खाने के प्रमाण मिले हैं। कहते हैं कि पूरे रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था इन हूणों ने। पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं हारे हूण। और हूणों का सबसे खतरनाक जो सम्राट था, शासक था, जिसका नाम था बरबंद अटीला। बरबंद अटीला नाम का शासक था, जिसने, जो अब तक का सबसे बर्बर और खौफनाक खानाबदोश आतंकवादी टाइप आदमी माना जाता है। इसने पूरे रोमन साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। हूणों की दो शाखाएं थी, एक सफेद हूण और एक काले हूण। सफेद हूण भारत की तरफ बढ़े थे और काले जो हूण हैं वो बड़े थे रोमन साम्राज्य की ओर। और ये काले हूणों का नेता था, बहुत ही भयानक नेता था बरबंद अटीला। भारत की तरफ जो श्वेत हूण शाखा आई, उस शाखा को इतिहास में सासानी वंश कहा जाता है। यह सासानी वंश का एक सम्राट था, जिस हूण शासक था, कबायली था, खानाबदोश था, जिसका नाम था खुशनेबाज। खुशनेबाज और एक नाम था रादिल जरायूम। इन दोनों ने भारत पर भयंकर आक्रमण किया था। पूरे उत्तर भारत को खून से नहलाने की प्लानिंग थी।
एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें इंसानी मतलब घर की नाली में इंसानी रक्त ना बहा हो। इतने बर्बर थे ये हूण, और इन बर्बर हूणों को पूरे विश्व में एक ही बंदा हरा पाया था नर्मदा नदी के तट पर, और वो था स्कंदगुप्त। महाराज कुमार गुप्त के अंतिम समय में यह हूण आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने इस हूण नेता का सफाया कर दिया था। यानी स्कंदगुप्त एक तरह से पूरे विश्व में एकमात्र व्यक्ति जिसने हूणों को हराया। देखिए, फिल्में और इतिहास अलग होता है। मेरे ख्याल में अगर रियल बाहुबली कोई है, जो बाहुबली फिल्म आपने देखी है, तो रियल बाहुबली वो स्कंदगुप्त था जिसने हूणों को परास्त किया था पूरे वर्ल्ड में एकमात्र। इसलिए कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जनता ने स्वयं स्कंदगुप्त को सम्राट चुना, पुरुगुप्त को नहीं। इस बात से पुरुगुप्त नाराज भी था, लेकिन स्कंदगुप्त सम्राट बने थे जनता की मर्जी से, क्योंकि हूणों जैसी भयंकर जाति को समाप्त करने वाला पूरे वर्ल्ड में एकमात्र बंदा था। कहते हैं कि स्कंदगुप्त जब सम्राट बने तो उन्होंने फिर से वो परंपरा शुरू कर दी। इनके सिक्कों के पीछे पद्मासना लक्ष्मी है। स्कंदगुप्त की एक उपाधि भी है, उस उपाधि का नाम है शकरादित्य। ये शकरादित्य उपाधि वेनसांग ने लिखी है। और एक इनकी और उपाधि है परम भागवत। देखिए, परम भागवत ये तीसरे आ चुके हैं और विष्णु का अवतार होता है, यानी इनके सिक्कों पर फिर से पद्मासना लक्ष्मी उत्कीर्ण होनी शुरू हुई थी। एक पॉइंट और आपके काम आ सकता है, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। देखिए, विक्रमादित्य अपने आप में एक उपाधि होती है, जो भारत में लगभग 72 सम्राट अब तक विक्रमादित्य सामने आ चुके हैं। उपाधि होती है विक्रमादित्य, कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 उपाधियां हैं। एक और बात जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है वो है, इन्होंने सुदर्शन झील जिसे सुदर्शन तड़ाग भी कहा जाता है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि ये सुदर्शन झील का बहुत बड़ा चक्कर है और ये बहुत बार एग्जाम में आती भी है। ये सौराष्ट्र में अवस्थित है और इस सुदर्शन झील का जिक्र जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। तो ये है गुप्त साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली सम्राट स्कंदगुप्त। इसके बाद में कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य लगातार हो रहे हूण आक्रमणों की वजह से बर्बाद होता गया। स्कंदगुप्त के बाद में नेक्स्ट सम्राट बने थे गुप्त साम्राज्य में, और वो थे पुरुगुप्त, उनके बड़े भाई। और पुरुगुप्त का समय काफी हद तक इतिहास में इतना मौजूद नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया था, वैसे आपके भी कोई काम आएगा नहीं। स्कंदगुप्त के बाद में नेक्स्ट सम्राट बने पुरुगुप्त, और पुरुगुप्त के बाद में नेक्स्ट शासक बने थे और जिसका नाम था कुमारगुप्त, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आउटलाइन में बताया था, कुमारगुप्त द्वितीय। इनके साम्राज्य के बारे में भी हमें इतनी जानकारी नहीं है। कुमारगुप्त के बाद में नेक्स्ट सम्राट बने थे बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के समय कहा जाता है कि लगातार बार बार हूणों के आक्रमण होने की वजह से गुप्त साम्राज्य का विभाजन हो गया था 3 भागों में। भानुगुप्त मालवा क्षेत्र में सम्राट बने, मालवा एमपी मध्य प्रदेश क्षेत्र में। नरसिंहगुप्त यह मध्य क्षेत्र में सम्राट बने, और वैन्यगुप्त ये बंगाल क्षेत्र में शासक बने थे। इन्हीं का वंशक्रम आगे बढ़ा। नरसिंहगुप्त की एक उपाधि है बालादित्य, इन्हें संयुक्त रूप से बालादित्य भी कहा जाता है। इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और, इनको भी परम भागवत लिखा गया है, यानी परम भागवत की उपाधि वाले गुप्त साम्राज्य में 4 सम्राट हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरे स्कंदगुप्त और चौथे हैं नरसिंहगुप्त। तो इस तरह से भी सवाल फंसाया जा सकता है कि परम भागवत किसकी उपाधि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य, ये चारों ही प्योरली
वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक है, एक और बात महत्वपूर्ण जो आपके काम आ सकती है, कहते हैं कि इस भारतीय इतिहास का सबसे भयानक जो हूण आक्रमण हुआ था वो नरसिंह गुप्त के समय हुआ था, और उस आक्रमणकारी का नाम था मिहिर कुल। आपने नाम सुना होगा। मिहिर कुल एक हूण नेता था जिसने पूरे गुप्त साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया, लगभग सारे मंदिर तोड़वा दिए, पूरा तहस नहस कर दिया साम्राज्य को। एक बात और काम आ सकती है, कहते हैं कि भानुगुप्त के एक मंत्री थे जिनकी पत्नी सती हुई थी। मंत्री का नाम था गोपराज। यानी सती प्रथा का सबसे पहला जो लिखित प्रमाण है वह भानुगुप्त के समय है और मालवा के शासक का है, और इसका उल्लेख ऐरण प्रशस्ति में आता है, ऐरण शिलालेख में आता है। कहते हैं कि नरसिंह गुप्त के बाद में निक सम्राट बने और वो थे कुमारगुप्त थर्ड, और कुमारगुप्त थर्ड के बाद में अंतिम शासक बने विष्णुगुप्त। इससे आपको एक चीज तो लग गई होगी कि गुप्त साम्राज्य का पतन का जो कारण है वह मुख्य कारण है हूण आक्रमण जो लगातार होते रहे। पहला हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के प्रारंभिक समय में यानी कुमारगुप्त के अंतिम समय में हुआ था। उसके बाद में तो नरसिंह गुप्त के समय तो हूणों ने तहलका ही मचा रखा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुप्त साम्राज्य का यही अंत होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में, और गुप्तोत्तर साम्राज्य अर्थात वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन पर हमारा मुख्य फोकस होगा। उस वीडियो के बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग आपके जहन में होता ही होता है। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।